हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे, तो हमने पिछली कक्षा में प्रशासनिक संबंध को कहे थे कि बताऊंगा अगली कक्षा में जब आऊंगा। तो हम लोग देख क्या रहे थे, तो पिछली कक्षा में हमने देखा था केंद्र राज्य संबंध। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, तो टॉपिक चल रहा था केंद्र राज्य संबंध। टॉपिक था केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को हमने कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। और 3 भाग में एक भाग देखा था। पहला वाला क्या था? विधायी संबंध। पहला वाला था विधायी संबंध। दूसरा वाला प्रशासनिक संबंध। दूसरा वाला क्या था? प्रशासनिक संबंध था। तीसरा वाला क्या था? तो तीसरा वाला था वित्तीय संबंध। तीसरा वाला वित्तीय संबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त। तो मैं बता दूं कि केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध को मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, पूरा बता दिया था। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, हम बताए थे कि ये जो होगा आपका विधायी संबंध तथा प्रशासनिक संबंध, यह दोनों आपका टॉपिक किधर पढ़ा जाएगा? तो भाग नंबर 11 में पढ़ा जाएगा। कहाँ पर? भाग नंबर 11 में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो आपका वित्तीय संबंध होगा, यह कहाँ पढ़ा जाएगा? यह भाग नंबर 12 में पढ़ा जाएगा। तो हम लोग केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध को देख लिए थे। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक क्या होने वाला है? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो आज हम लोग अपने प्रशासनिक संबंध की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में लिखने का काम करिएगा, या हो सकता है तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट मारेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो लिखेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहने का कारण यह है कि यदि साथ में लिखते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता तथा आपकी मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी कर्म इंद्रिय यानी काम को करने वाली दोनों, तीनों, चारों, पांचों सभी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं उस समय, और उस समय आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या? अपना प्रशासनिक संबंध। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? तो आज का टॉपिक हो जाएगा प्रशासनिक संबंध। आज का टॉपिक होगा मेरे दोस्तों प्रशासनिक संबंध। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दे इसको। प्रशासनिक संबंध। आज का टॉपिक हो जाएगा दोस्त प्रशासनिक संबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रशासनिक संबंध में देखने का काम क्या करेंगे कि इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में। कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है? भाग नंबर 11 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक मिलता है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263। अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर 263 तक मिलता है। क्या मिलता है? तो प्रशासनिक संबंध का वर्णन मिलता है आर्टिकल 256 से 263 तक। चलिए देखिए, भाग नंबर 11 में मिलता है अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर 263 के बीच प्रशासनिक संबंध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो चलिए
अब हम लोग क्या देखते हैं, जिस प्रकार से हम लोग विधायी संबंध को कई भाग में बांट कर देखे थे, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रशासनिक संबंध को भी बांट कर देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अनेक भागों में इसको बांट कर देखने का काम करेंगे, इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं कि यह कितने भागों में बढ़ सकता है या इसको कितने भागों में बांट कर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 भागों में बांट कर देखेंगे। कितने भाग में भाई साहब? 4 भागों में बांट कर देखने का काम करेंगे। और जो पहला वाला आपको मिलेगा, पहला वाला क्या है उसको देखने का काम करिएगा। पहला वाला मिलेगा, लिखिएगा, इसका पहला पार्ट हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक, केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक, प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। नंबर 1 क्या रहेगा? तो यह आपका रहेगा कि केंद्र यानी संघ, केंद्र यानी संघ एवं राज्य में कैसी शक्ति? प्रशासनिक। और यह क्या होनी चाहिए? कार्यपालक। और क्या हो जाएगी? शक्ति का क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। नंबर 1 क्या है कि केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। दूसरा वाला क्या देखेंगे कि दूसरा वाला हो जाएगा आपका केंद्र का राज्य पर, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। अर्थात क्या? संघ सरकार, संघ सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगर रखती है तो कैसे रखती है, इसको देखने का काम करेंगे। यह टॉपिक नंबर 2 जब पढ़ेंगे तब। पहला वाला क्या है कि केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। यह प्रशासनिक संबंध का पार्ट 1 होगा। प्रशासनिक संबंध का पार्ट 2 क्या होगा कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, यानी जो संघ सरकार है, कौन सरकार? संघ सरकार। ध्यान सुनिएगा कि जो संघ सरकार है, क्या यह राज्य सरकार पर, किस पर? राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार या संघ सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण कर सकती है क्या? यही इसमें बात बताई गई है कि जो संघ सरकार या केंद्र सरकार है, क्या यह राज्य सरकार पर नियंत्रण कर सकती है? यह वाला हमको बात पार्ट नंबर 2 में देखना है। तो इसका पार्ट नंबर 3 क्या होगा उसको देखते हैं। तो तीसरा वाला हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य। तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य में समन्वय, केंद्र एवं राज्य में समन्वय या सहयोग। तीसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच में, अर्थात संघ सरकार, सुन लीजिए भाई साहब, अर्थात संघ सरकार और के राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों आपस में, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों आपस में, ध्यान से सुनिए, आपस में क्या करती हैं? सहयोग की भावना भी रखती हैं कि नहीं रखती हैं। इसमें यह देखना है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में समन्वय या सहयोग की भावना रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसको देखना है। नंबर 4 क्या देखना है कि प्रशासनिक संबंध के लिए
अगर यह काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब कि केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, पहला। दूसरा कहा गया कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, दूसरा। तीसरा है कि केंद्र एवं राज्य में समन्वय या तो सहयोग का है, यह तीसरा है। यह तीन जो आपका हो गया, यह तीनों को सुचारू रूप से यदि सुचारू ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, ध्यान से सुनिए, यदि सुचारू ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है तो इसको लागू करने के लिए, क्या करने के लिए, लागू करने के लिए या करवाने के लिए क्या काम किया जाएगा, तो उसको लिए बात कही गई है। ठीक है, क्या काम किया जाएगा, तो उसके लिए बनाई गई है क्या, आयोग एवं समितियां। तो प्रशासनिक कार्य से संबंधित या प्रशासनिक संबंध से संबंधित आयोग एवं समितियां क्या बनाई जाएगी, आयोग एवं समितियां। इन आयोग एवं समितियों को हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रशासनिक संबंध में पार्ट नंबर 1 क्या है, केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। पार्ट नंबर 2 है कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, क्या संघ सरकार राज्य सरकार के ऊपर अपना अधिकार चलाती है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग, क्या संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में सहयोग है कि नहीं है, तो है, इसको देखना है। चौथा वाला क्या हो जाएगा कि आयोग एवं समितियां क्या इन सबको सुचारू ढंग से लागू कराने के लिए या सुचारू ढंग से इसको अच्छी प्रकार से लागू कराने के लिए अगर नहीं हो पाएगा काम तो कैसे किया जाएगा, तो आयोग एवं समितियों के द्वारा किया जाएगा। और यह किस में देखना है, पार्ट नंबर 4 में देखना है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, पहला वाला देखेंगे, केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, पार्ट नंबर 1 हम लोग देखने का काम करेंगे अब। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाने का काम करते हैं और पहला वाला देखेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने का हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और पहला वाला देखेंगे हम लोग कि पहला वाला क्या हो जाएगा। तो पहला वाला आपका हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। जल्दी करिए आप लोग, यह हम लोग देखने के लिए तत्पर हैं, जल्दी करिए। हो गया, हो गया। चलिए आइए देखते हैं, पहला वाला हम लोग देखते हैं और अच्छी प्रकार से देखने का काम करेंगे। क्या था कि केंद्र एवं राज्य, पहला वाला क्या टॉपिक था हमारा, पहला वाला टॉपिक था कि केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक, केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा, टॉपिक नंबर 1 यही हमको पढ़ना है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य, ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या करना है, कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा करना है। अर्थात इन दोनों के बीच में, किसके किसके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या शक्ति दी गई है या बंटवारा करने का काम कैसे किया जाता है, इसको देखने का काम करेंगे। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा 2 भाग में किया जाता है। कितने भाग में, 2 भाग में। पहला वाला मिलता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, पहला वाला क्या मिलेगा, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ध्यान से सुनिए, पहला वाला मिलेगा आपको केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका
पालिका या कार्यपालक शक्ति का विस्तार, केंद्र की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। पहला वाला देखिए, केंद्र की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। यदि केंद्र अपनी शक्ति का विस्तार करेगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य भी करेगा। तो दूसरा वाला टॉपिक बन जाएगा राज्य की कार्यपालक या कार्यपालिका, कार्यपालक या कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। किसका विस्तार? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पार्ट नंबर 2 इसमें क्या देखना है? हाँ, हो गया। देखिए, हमने बताया कि पहला वाला क्या था कि संघ या केंद्र की कार्यपालिका या कार्यपालक शक्ति का विस्तार। जो केंद्र की कार्यपालक शक्ति है या संघ की कार्यपालक शक्ति है और राज्य की कार्यपालक शक्ति है, इन दोनों का बंटवारा अलग अलग ढंग से किया जाएगा। समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक सूची आप लोग जानते होंगे, उसकी चर्चा आगे भी कर देते हैं, यहाँ भी करते हैं। एक सूची आप लोग सुने होंगे, उस सूची का नाम है संघ सूची। ध्यान से सुनिए। तो संघ सूची पर किसका अधिकार होता है ज्यादा? संघ का। ठीक उसी प्रकार से एक सूची होती है राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को, यानी राज्य सूची पर किसका अधिकार? राज्य का अधिकार। तो अब सुनिए, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति कैसे विस्तृत होती है या कैसे फैलती है, और ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति कैसे विस्तृत होती है या कैसे फैलती है, दोनों को देखने का काम करेंगे। तो पहले देखते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में नंबर 1 देखिएगा आप कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ध्यान से सुनिए, ये इतना लाइन जोड़ लीजिएगा आप लोग। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे भारत राज्य क्षेत्र, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में होता है, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में होता है। कारण समझिए, हम बता रहे हैं, कारण समझने का प्रयास करिएगा भाई साहब कि जो संघ सूची पर कानून बनेगा और इस कानून को कौन बनाएगी? संसद। तो संसद के द्वारा बनाया गया पूरा कानून, ध्यान सुनिएगा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू होता है, न कि केवल राज्य में। ठीक है, पूरे भारत में, अर्थात ये जो छोटे छोटे राज्य हैं यह भारत के अंदर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरा भारत, यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा हिस्सा, ध्यान से सुनिए, ये पूरा हिस्सा भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः भारत की संसद में, ध्यान से सुन लीजिए, अतः भारत की संसद में जितना कानून बनेगा या जितना बिल पास किया जाएगा, जो एक्ट बनकर तैयार होगा, वह पूरे भारत राज्य क्षेत्र में होगा। अर्थात केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे भारत राज्य क्षेत्र में होता है। दूसरा वाला क्या कहना है? पहला वाला तो बता दिए, दूसरा वाला कहना है कि संघ सूची पर, ध्यान से सुनिए, संघ सूची पर बनाया गया कानून, ठीक है, देख लीजिए, संघ सूची के विषयों पर अधिकार, यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति कहाँ विस्तृत होती है? एगो पूरा भारत राज्य क्षेत्र में, दूसरा का संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर। अर्थात ध्यान से सुनिए, अगर संघ सूची के विषय पर कोई कानून बन गया तो पूरे भारत राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ध्यान से सुन लीजिए, संघ सूची पर कहें भाई साहब की कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, यानी भारत सरकार को, एक शब्द में कहें तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। तो संसद जो कानून बनाएगी पूरे भारत में लागू होगा। कहां पर? पूरे भारत में। और संघ सूची पर जितना कानून बनेगा, कहां पर? संघ सूची पर। और संघ सूची पर जितना कानून बनेगा वो पूरा भारत में क्या होगा?
लागू होगा। ठीक उसी प्रकार से पहला वाला देखिए, इसमें भी दो भाग होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के अंदर या राज्य क्षेत्र में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे राज्य क्षेत्र में होता है, यानी होता है। समझने का प्रयास करिए, समझिए कैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, कौन, विधान मंडल अगर कानून बना देगी, एक्ट बनाकर तैयार करेगी, तो यह उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा। कहाँ होगा? पूरे यूपी में लागू होगा, न कि पूरे भारत में लागू होगा। अर्थात भारत राज्य क्षेत्र का मतलब पूरा भारत उस संघ सरकार के लिए है, और राज्य सरकार के लिए राज्य क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब वाले क्षेत्र में अगर वहां की विधानमंडल कानून बनाती है या एक्ट बनाती है, तो वह आपके पूरे राज्य में लागू होगा, न कि पूरे भारत क्षेत्र में। चलिए, जिस प्रकार से यहाँ पर संघ सूची थी, इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? राज्य सूची। तो दूसरा वाला बन जाएगा राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, किसके विषय पर? राज्य सूची के विषयों पर। अब बात बताइए हमको कि अगर संघ सूची के विषय पर कानून संसद बना रही है, तो कहाँ पर लागू हो रहा है? केंद्र में, यानी पूरे भारत में। तो ये जो आपका राज्य सूची है, यह राज्य सूची, इस पर राज्य का कौन कानून बनाएगा? विधानमंडल कानून बनाएगी। तो राज्य का जो विधानमंडल कानून बनाएगी, तो राज्य सूची का जो विषय है, इस पर पूरे राज्य का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? पूरे राज्य का अधिकार होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए या लिखने का काम करिए। इसको मिटाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य देखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करिए, इसको मिटाने का काम करते हैं। हो गया? चलिए दोस्त, इसको मिटाते हैं और इससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, हम लोग अब इससे एक तथ्य देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ने का काम करेंगे। इससे जो तथ्य है उसको देख लेते हैं, छोटा सा तथ्य, और अच्छी प्रकार से समझिएगा। आसान टॉपिक है, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है, हम बताए हैं। इसके पीछे क्या अभी बताए हैं इसी में कुछ समय पहले, कि एक सूची है संघ सूची। एक सूची क्या है? संघ सूची। एक सूची है राज्य सूची। ध्यान से सुनिए, राज्य सूची। एक है समवर्ती सूची। एक क्या बन जाएगी? समवर्ती सूची बन जाएगी। हम कहे हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? केंद्र सरकार के पास। लागू करने का भी अधिकार किसके पास? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास, अर्थात इसको लागू भी कौन करेगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाते हैं। समवर्ती सूची पर कानून को दोनों बनाने का काम करते हैं, दोनों बनाने का काम करते हैं। कानून तो दोनों बनाएगा, ध्यान से सुनिए। कानून क्या करेंगे? दोनों बनाएंगे। संघ सूची पर जाहिर सी बात है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे दोनों। ध्यान से सुनिए, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, परंतु प्रशासनिक और कार्यपालक शक्ति, ध्यान से सुनिए, प्रशासनिक
और कार्यपालक शक्ति, प्रशासनिक प्लस कार्यपालक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। कानून तो आप बना देंगे, लेकिन इस कानून को हर एक राज्य में, कहां पर? हर एक राज्य में लागू करने का काम या लागू करवाने का काम कौन करता है? राज्य करता है। आप कानून बना देंगे, सही बात है। तो नोट नंबर 1 क्या बन जाएगा कि समवर्ती सूची पर लिखने का काम करिएगा। आप बोल रहे हैं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, परंतु प्रशासनिक तथा कार्यपालिका शक्ति राज्य के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। ध्यान से सुनिए, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संघ सरकार को वह अपने अधिकार पर या अपने विषयों पर कानून बनाएगी। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, लेकिन उसको अपने अपने राज्य में लागू कौन कराएगा? तो राज्य कराता है। इस कारण कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु उस पर प्रशासनिक और कार्यपालक शक्ति का नियंत्रण किसके पास होता है? अपने राज्यों के पास होता है। किसके पास? अपने राज्यों के पास होता है। तो ठीक है, यह रहा आपका केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। तो इसकी स्टार्ट बनाइए और हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण किस प्रकार से है। अब टाइप इसमें का जो आपका पार्ट नंबर 2 है वह चालू हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, टॉपिक यही हो जाएगा। तो आप लोग बना लीजिए टॉपिक कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। चलिए देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक प्रशासनिक संबंध का। प्रशासनिक संबंध का जो दूसरा टॉपिक बनेगा क्या कि केंद्र का, किसका? केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, मतलब बड़ा आदमी का छोटे आदमी पर अधिकार। ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ यही होगा कि बड़ा आदमी का छोटे आदमी पर क्या अधिकार, अर्थात जो बड़ा आदमी होता है वह छोटे आदमी को डरा कर धमका कर अपने अंडर में किया रहता है और उससे अपना हर एक काम करवाने का काम करता है। उसको मारता भी है, कुछ नहीं कर पाता है वह छोटा आदमी, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति भी कम है और उसके पास हर एक संपदा कम है। इस कारण वह क्या होता है, वह दब जाता है। तो केंद्र का राज्य पर नियंत्रण ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने का काम करता है। यह क्या हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण यह शुरू कहां से होगा? आर्टिकल 256, 257 में कुछ मुख्य बात होंगी, फिर इसके बाद इसके थेसिस यानी इसके विचार को देखने का काम करेंगे। तो आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 की बात को पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखने का काम करते हैं। केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, अब आप लोग देखिएगा अनुच्छेद 256 या आर्टिकल 256, अनुच्छेद नंबर 256, अनुच्छेद नंबर 256 में क्या बात कही गई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। अब इसको देखने का काम करते हैं, कैसे, तो देख लेते हैं। चलिए अब देखने का काम ये है कि आर्टिकल नंबर 256 में बात क्या कही गई है, यह बात हमको देखना है। तो आर्टिकल नंबर 256 में क्या बात है उसको देखिए कि संसद की विधि, ठीक है, लिखिए संसद, लिखने का काम करिएगा साथ में, संसद की विधि, संसद की विधि
किसकी विधि? संसद की विधि, या ध्यान से सुनिए, संसद की विधि या राज्य में उपस्थित कोई भी विधि लागू कराना। ध्यान से सुन लीजिए, संसद की विधि या राज्य में उपस्थित कोई भी विधि को लागू कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की। संसद की विधि या राज्य की किसी भी विधि, राज्य की किसी भी विधि, संसद की विधि या राज्य की किसी भी विधि को लागू कराने की जिम्मेदारी, लागू कराने की जिम्मेदारी, लागू कराने की जिम्मेदारी, लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, जिम्मेदारी राज्य की होगी। ध्यान से सुनिए, कहे क्या? अभी अधिकार जमा रहा है केंद्र। कौन अधिकार जमा रहा है? केंद्र। केंद्र किस पर अधिकार चला रहा है? राज्य पर। किस पर? राज्य पर। इस राज्य पर अधिकार क्या चला रहा है? कह रहा है कि अगर कौन विधि बन गई, यानी कानून बन गया, कोई भी एक्ट बन गया, वो भले से संसद का हो और चाहे तो राज्य का हो, अगर वह संसद का है तब भी, राज्य का है तब भी, इसको अपने राज्यों में लागू कौन कराएगा? राज्य कराएगा। इसका मतलब समझिए, ये अधिकार चला रहा है। अधिकार चला रहा है कैसे? जैसे बड़ा आदमी छोटे आदमी को धमकाता है, कुछ भी हो जाए, ये काम के तू ही करबे, अगर ना करबे तो पिटइबे, खूब खपसइबे। कारण है कि वह छोटा है। ठीक उसी प्रकार से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण है। कैसे नियंत्रण है? तो देखिए, कह रहा है कि संसद की कोई भी विधि हो या राज्य की कोई भी विधि हो, उसको लागू कराने की जिम्मेदारी केकर होगी? राज्य का। किसकी होगी? राज्य की होगी। अगर नहीं कराएगा तब क्या होगा? तब उस पर जबरदस्ती थोपा जाएगा। तो ये बात कही गई आर्टिकल यानी अनुच्छेद 257, आर्टिकल 257 में। आर्टिकल 257 में क्या बात कही गई? देख लीजिए, ई का पहला में कहा गया कि राज्य की कोई विधि हो या केंद्र की, उस पर उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। तो अब अगला वाला क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसमें उसको और बाधित कर दिया गया। पहले तो कहा गया कि तुम ही करोगे, और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है आर्टिकल 257 में क्या कह रहा है कि राज्य कोई भी ऐसी कार्यपालक, राज्य कोई भी ऐसी कार्यपालक या कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालक या कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे या जिसके कारण, जिससे केंद्र की, कहाँ की? जिससे केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति बाधित हो। ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे का हो? बाधित हो। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, आगे चलते हैं। हो गया? चलिए देखिए, अब इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। प्रमुख तथ्य का कारण यह है कि केंद्र का जो राज्य पर नियंत्रण है कैसे कैसे है।
तो हमने बताया कि आर्टिकल 256 में बात कही गई कि संसद की विधि या राज्य की किसी भी विधि को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। चलिए अब देखिए 57 में कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे केंद्र की कार्यपालक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक कार्यपालक शक्ति का हो बाधित हो। लेकिन इतना से उसका पेट नहीं भरा, इतना से जब उसका पेट नहीं भरा तो और चेतावनी देकर गया। क्या चेतावनी देकर गया है, अब उसको हम लोग देखते हैं। जो चेतावनी देकर गया है, कहा कि, अब क्या कहा चेतावनी में, वह क्या कहने का काम कर रहा है, पहला वाला क्या देख रहा है कि राज्य को संघ के, ठीक है, राज्य को संघ के निर्देशों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। पहला बात तो नोट में कर रहा है, नोट में यह हड़काने का काम कर रहा है। कौन, संघ, किसको, राज्य को। कर रहा है ना कि राज्य को संघ के निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य को संघ के, राज्य को संघ के निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य को संघ के निर्देशों का पालन करना होगा। पहला बात तो ये जानिए, कह रहा है कि पालन करना होगा। दूसरा का बात क्या कर रहा है नोट में, अगर पालन नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर राज्य संघ के निर्देशों का पालन नहीं करता है, दूसरा का बात कर रहा है। पहला बात कहा है कि करना होगा, और दूसरा का बात कर रहा है कि यदि संघ के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह संवैधानिक, तो वह संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। क्या माना जाएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। और जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी, ठीक है, अगर वह संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तब यह क्या हो जाएगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 365। और जब कहीं पर अनुच्छेद 365 जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब आप समझ जाते हैं कि वहां पर जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तब संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर वहां आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, कैसा शासन, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। भाई साहब इतना बढ़िया धीरा दिया कि कहा नहीं जा सकता। पहला में कहा कि राज्य को संघ के निर्देशों का पालन करना होगा, और दूसरा में कहा कि अगर पालन नहीं करता है तो वह संवैधानिक तंत्र की क्या मानी जाएगी, विफलता। असंवैधानिक तंत्र की विफलता को किस में बताया गया, आर्टिकल 365। और जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है यानी आर्टिकल 365 लागू होता है, तब अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लग जाता है। क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यह बात कहा गया। अब भैया इससे केंद्र का पेट नहीं भरा राज्य को दबाने से, तो अब केंद्र राज्य को निर्देश दे रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्र का राज्य को निर्देश, ठीक है। अब देखेंगे केंद्र का राज्य को निर्देश। चलिए देखते हैं, हम लोग इसी टॉपिक में अभी पढ़ रहे हैं केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। तो इसी में हम लोग अब देखेंगे कि केंद्र का राज्य को निर्देश। टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा कि केंद्र का राज्य
को निर्देश, केंद्र का राज्य को क्या निर्देश, जो केंद्र का राज्य को निर्देश है, यह है निर्देश क्या है। अब ये देखने का काम करना है कि निर्देश 1, निर्देश 2, निर्देश 3, निर्देश 4, निर्देश 5 कौन निर्देश दिया है, यानी कितना निर्देश दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। हो गया, चलिए जल्दी करते हैं, देखने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। अब इसमें क्या था कि केंद्र का राज्य को निर्देश, केंद्र का राज्य को निर्देश क्या है, तो देखिए यह कह रहा है पहला क्या, यह निर्देश क्या दे रहा है कि रेलवे की वस्तुओं का रख रखाव करने की जिम्मेदारी, पहला बात यह कह रहा है पहला वाला कि रेलवे के वस्तुओं की रख रखाव की जिम्मेदारी, रेलवे की वस्तुओं, रेलवे की वस्तुओं की रख रखाव, रेलवे के वस्तुओं की रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य को, किसकी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी। यह पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं सैन्य संचार व्यवस्था, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं सैन्य, राष्ट्रीय एवं सैन्य संचार व्यवस्था, व्यवस्था की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एवं सैन्य संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी तथा रख रखाव, तथा रख रखाव, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना, एसटी के लिए योजनाएं बनाना एवं उसे लागू कराना, योजनाएं बनाना एवं उसे लागू करना या कराना किसकी जिम्मेदारी, राज्य की। तीसरा क्या कह रहा है, हो गया। चौथा वाला क्या कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, चौथा कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी भाषा में, उनकी, उसकी, चलिए भाषाई अल्पसंख्यक को उसकी भाषा एवं लिपि, उसकी भाषा एवं लिपि में पढ़ाई की जिम्मेदारी, लिपि में पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी, किसकी होगी, राज्य की होगी। देख लीजिए क्या क्या बात हो गई, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, और वह केंद्र राज्य को क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। पहला और निर्देशित कर रहा है कि रेलवे की वस्तुओं के रख रखाव की जिम्मेदारी, दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं सैन्य संचार के व्यवस्था की जिम्मेदारी तथा रख रखाव की जिम्मेदारी, तीसरा कह रहा है कि एसटी के लिए योजनाएं बनाना एवं उसे लागू करने की जिम्मेदारी, चौथा कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक को उसकी भाषा एवं लिपि में पढ़ाई या पूरी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी। यह तो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अभी आपातकाल जब लग जाता है तब केंद्र का राज्य पर कैसे नियंत्रण हो जाता है। तो अब अगला टॉपिक बनाइए कि आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, टॉपिक यही चल रहा है अभी, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण ही चल रहा है। अब देखेंगे आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, ठीक है, टॉपिक हो जाएगा आपातकाल के समय, टॉपिक क्या हो जाएगा, आपातकाल
के समय, आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, किस समय? आपातकाल के समय। चलिए देखते हैं आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर कैसे नियंत्रण होता है। तो आप लोग जानते हैं, परिचित हैं कि आपातकाल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तीनों आपातकाल का जो नियंत्रण है देखते हैं। देखिए, तो पहला वाला क्या मिलता है? तो पहला वाला आपको मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, पहला वाला क्या मिल जाएगा? पहला वाला मिलता है आपको राष्ट्रीय, पहला वाला मिल जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है बताइएगा। ठीक है, दूसरा का वाला क्या बनेगा? दूसरा का वाला मिलेगा राष्ट्रपति शासन। दूसरा का वाला मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन मिल जाएगा, अनुच्छेद आप लोग बताएंगे। तीसरा का वाला क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तीसरा का वाला मिलेगा वित्तीय आपातकाल। तीसरा का वाला क्या मिल जाएगा? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब जो ये वित्तीय आपातकाल है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जो है, यह समझने का प्रयास करिएगा तीनों क्या है। तीनों को बारी बारी से देखने का काम करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला वाला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल राज्य को निर्देशित करता है। ध्यान से सुनिए, यह राज्य को निर्देशित करता है। क्या करता है? राज्य को निर्देशित करता है कि यह अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करे, केवल अपनी कार्यपालक शक्ति का क्या प्रयोग करे। और जब नहीं सही से कर पाएगा तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तब किसकी सत्ता चलती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि जब, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि जब राज्य का कार्यभार मुख्यमंत्री सही से नहीं चला पाता है तब वहां पर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जब व्यवस्था डगमगा जाती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन, जब उस राज्य का मुख्यमंत्री अच्छे से काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल होता है कि बहुत जब कम हो जाता है, जब आर्थिक मंदी हो जाती है, उस समय वित्तीय आपातकाल लगता है। और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो होता क्या है कि वित्तीय आपातकाल में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से कटौती की जाती है। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते से क्या की जाती है? कटौती। वेतन प्लस भत्ते, वेतन प्लस भत्ते से कटौती होती है। वेतन और भत्ते से क्या होती है? कटौती होती है। और इस समय जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके भी वेतन और भत्ते से कटौती की जाती है। ध्यान से सुनिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के भी वेतन से कटौती की जाती है। ठीक है, तथा राज्यों के धन एवं वित्त विधेयक, ध्यान से सुनिए, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तब तो जान गए, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब भी जान गए। अब जब आपका वित्तीय आपातकाल लगा होता है उस समय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से क्या की जाती है? कटौती की जाती है। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते से कटौती की जाती है। और हाई कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या होता है? जज भी शामिल होता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वेतन का किया जाता है, काटा जाता है। तथा जो आपका क्या होता है आपका, अरे राज्य के लिए धन विधेयक और वित्त विधेयक होते हैं। ध्यान से सुनिए, राज्य के
धन विधेयक, राज्य के धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इस पर किसका अधिकार हो जाता है या इस पर कौन अपना अधिकार चलाने लगता है, तो उस समय इस पर राष्ट्रपति अपना अधिकार चलाने लगता है। कौन चलाता है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 200 के तहत। ठीक है।